बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक इंतहाई अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे और वो ये है कि इत्तलात तक रसाई का कानून। ये इंतहाई अहम तरीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2017 में पाकिस्तानी कौमी असम्बली ने मंजूर किया और इसका मकसद ये था कि आम शहरियों को, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है, वकला हो सकते हैं, आम शहरी हो सकते हैं, साफ़ी हो सकते हैं, उनको सरकारी मालूमात तक रसाई दी जाए। और एक तवील अरसे तक जब तक ये कानून नहीं बना, इत्तलात तक रसाई आम आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल थी, चाहे वो जॉब्स के हवाले थी, चाहे वो किसी भी किस्म का आम डाटा किसी साफ़ी को, किसी मुहक्किक को, किसी रिसर्चर को, किसी आम शहरी को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से ज़रूरत होती थी। लेकिन उसमें बड़ी रुकावट ये थी कि कोई कानून नहीं था, इदारे साफ साफ जवाब देते थे। इत्तलात के अंदर ये एक इनकलाब है, ये एक रेवोल्यूशन है इंफॉर्मेशन में, यानी इत्तलात तक रसाई के हवाले से ये कानून। और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी आवाम को और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे ख़वातीन व हज़रात को इस कानून के हवाले से बहुत कम आगाही हासिल है। बहुत सारे लोग इस कानून से वाकिफ़ हैं और इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और इसी कानून के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने, जब ये एक्ट बना तो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील की गई, यानी एक बाकायदा कमीशन बनाया गया और कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, जिसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर पाकिस्तान कहते हैं। यानी इस अदारे का सरबराह, और इस अदारे को लोग बाकायदा तौर पर ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, अपनी क्वेरीज़ डालते हैं, अपने क्वेश्चंस डालते हैं, और जिन महकमों से मुतल्लिक़ सवालात करने हों उनसे अगर जवाब ना आए तो फिर कंप्लेंट इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान में दायर की जाती है। तो सरकारी मालूमात तक रसाई, सरकारी इत्तलात तक रसाई के हवाले से ये अहम तरीन कानून है। इस हवाले से आज हम जानेंगे कि ये कानून जो है वो क्या है, कैसे बना और आवाम को सरकारी मालूमात की क्यों ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर पाकिस्तान हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आप तशरीफ़ लाए, और आपका ख़ुद भी ताल्लुक़ मीडिया के साथ, तो इसलिए आपकी इस सौदे के ऊपर तैनाती से उम्मीद है कि कम अज़ कम जो मीडिया के हज़रात हैं, साफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और उन्हें ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके मद्देनज़र रखते हुए यकीनी तौर पर साफ़ी इससे सबसे ज़्यादा इस कानून से मुस्तफ़ीद हो भी रहे हैं। सबसे पहले कुछ ये बताइए लाखों देखने वालों को कि ये इत्तलात तक रसाई क्यों ज़रूरी है जी, कि इत्तलात तक रसाई ज़रूरी क्यों है? बहुत शुक्रिया, आज आपने मौका दिया और ये बड़ा अहम इंतहाई मौजू है और हमारे मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट इसको इग्नोर कर जाते हैं और उस तरीके से टीवी चैनल्स पर इसकी वो कवरेज नहीं दे पाते जितना कि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली एक्ट जो है, अगर सबसे ज़्यादा किसी को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म और मालूमात और ख़बरों तक रसाई के हवाले से वो बड़ी तकदो कर रहे होते हैं, बड़े नामसाइद हालात में काम कर रहे होते हैं। तो को सबसे ज़्यादा सरकारी इत्तलात की ज़रूरत है और मुश्किल ही सबसे ज़्यादा उन्हें पेश आती है। तो ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2017 में बना, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बेसिकली आइन की क्लॉज है 19A जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आम तौर पर कहा जाता है। हम जो जूरिस्ट हैं हम अक्सर कहते हैं कि आर्टिकल 1 to 24 जो है, ये आइन 1 से 24 तक ये आइन की बुनियादी रूह हैं। यानी ये आर्टिकल्स जो हैं, इसमें ज़ाहिर है आर्टिकल 6 से 14 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। अब 19A जो है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी आज़ादी इजहार जो है उसके मुतालिक था, तो फिर उसके लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज़मानत भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन के हर शहरी को, उसका फंडामेंटल राइट है ये। ट्रू, कि उसने जो है आज़ादी इजहार जो है उसमें कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। और इसी वजह से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बेशतर जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें 19A की वजह से जर्नलिस्टों को, मुख्तलिफ सियासतदानों को रिलीफ मिलता रहा। यानी जावेद हाशमी साहब पे जब आर्टिकल 6 लगा तो उनकी तकारीर और जो उन्होंने खुफिया मुरासला लहराया था जी, तो उन्हें फिर रिलीफ ही 19A के तहत मिला कि ये आज़ादी इजहार जो है उनका आइनी और कानूनी हक है। इस पे रिलीफ देती हैं अदालतें, इस पे अदालतें रिलीफ देती हैं, ज़रा आइन की बुनियादी रूह है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब PMLN की हुकूमत थी पंजाब में, तो इन्होंने पंजाब में प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन कमीशन का क़याम अमल में लाए थे। True. और ये कॉन्टीन्यूशन थी 19A की कॉन्टीन्यूशन के अंदर।
इसी तरीके से जब ये फेडरल के अंदर इस आए, एक्ट के बनने के बाद, इस एक्ट के बनने के बाद, इसके बाद ये जब मरकज़ में PMLN की हुकूमत आई तो 2017 में इस जो है एक्ट का क़याम अमल में आया। और इसके अंदर जो है बेसिकली जो बुनियादी इसकी जो प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ें उसमें है ही 3 चीज़ें हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें शफाफियत, यानी जस्टिस है, अकाउंटेबिलिटी है। तो अब आप ये देखें कि जिस वक्त ये एक्ट पास हुआ इसमें बहुत खामियां मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बरतानिया के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वहाँ एक पोजीशन मौजूद है, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो बरतानिया है यानी यूके है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यानी जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वो भी उसको बहुत अहमियत देता है। इसी तरीके से भारत के अंदर अगर वहाँ पे अवाम को सरकारी मालूमात तक रसाई हासिल है। एग्जैक्टली। और हिंदुस्तान का आलम तो ये है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भी पब्लिक बॉडी डिक्लेयर्ड है और उसको भी जो है इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी कोई भी मालूमात वहाँ से मंगवा सकता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 19A की कॉन्टिन्यूशन में एक्ट बना और इस एक्ट के अंदर बहुत सारी जो पहले रुकावटें थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है और इसके तहत जो है बहुत सारे पिटीशन हमारे साथ पास आती हैं और उसके तहत जो है बहुत सारे फैसले भी हमने किए हैं और बहुत सारे आम शहरियों को, यानी इसके अंदर कोई ये नहीं है कि आप कोई एग्रीव्ड हैं या आप कोई नोटेबल जर्नलिस्ट है, नहीं। हमारे पास आपने आना है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक सिंपल दरख्वास्त हमें ईमेल करनी है पाकिस्तानी शहरी के तौर पर और आपका तारुफ पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए और ये आपका फिर फंडामेंटल राइट है कि कोई भी मालूमात अगर आप किसी भी सरकारी इदारे से मांगते हैं वो तहरीरी तौर पर आपको प्रोवाइड नहीं करते तो विद इन 30 डेज़ आप हमारे पास आ जाते हैं और फिर उस तरीके से कोर्ट की समाअत होती है और उसके बाद फिर जो है मालूमात जो है जो भी मालूमात आप मांग रहे होते हैं वो सरकारी इदारा हम उसको बाउंड करते हैं, उसमें हमारे पास जुडिशल पावर्स हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, उसके तहत फिर जो है हम आम शहरी को मालूमात की रसाई, अदालत की भी पावर्स मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए हुज़ैफर रहमान कि ये जो है ये तमाम तर पावर्स हैं तो सरकारी इदारे कितना तावन करते हैं? चूँकि एक तवील अरसे के बाद कानून बना तो ब्यूरोक्रेसी में एक माइंड सेट पक्का बन चुका होता है कि ये फ़ाइल ये डॉक्यूमेंट जो नॉन क्लासीफाइड है वो नहीं पता, वो नहीं उसको अफशा करना, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। तो सरकारी इदारों के अंदर कल्चर चेंज हुआ है इस हवाले से, कोई माइंडसेट चेंज हुआ है? अभी देखें जी, एक तो आपके सामने है हमारे मुल्क में जब मीडिया भी ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इसको मैच्योर होते होते भी 2 डेकेड्स हो गए, अब आकर ज़हरा इसको कबूल करना शुरू किया गया। इसी तरीके से ज़हरा जो सरकारी इदारे 76 ईयर्स से एक पैटर्न पे चल रहे थे और जिस मालूमात को बस ज़बानी क्लासीफाइड के अंदर क्लासीफाइड ही है, यानी कह दिया वो हरफ़े आखिर है, तो ज़ाहिर है उसमें रुकावटें तो बहुत आती हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने देखा हमारी लैंडमार्क जजमेंट थी तोशाखाना वाली, उस पर हम अलग से पूछेंगे। अच्छा, हाँ। तो इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस तरीके से DHS के हवाले से कुछ केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें पब्लिक बॉडी के तहत वो मालूमात हमसे मांग रहे होते हैं, तो वो DHA ने इन्फॉर्मेशन फराहम की, बहुत सारे केसेस में फराहम कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर हम उस पर अपना जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं और विद इन वो फिर पाबंद होते हैं जी, दे आर बाउंड के आइदर के वो अगर एग्रीव्ड है उसको कॉम्पिटेंट फोरम पे से चैलेंज करेंगे और कॉम्पिटेंट फोरम हाई कोर्ट बनता है और अगर वो इससे जो है एग्री करते हैं तो मालूमात देंगे, अदरवाइज अगर वो नॉन कंप्लाइंस होती है तो जो आपने बताया तो इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट क्लॉजेज मौजूद हैं। जो इसका आर्टिकल 20 है जी, 20 सबसेक्शन 2EFG, ये सारे कंटेम्प्ट से मुतालिक हैं, यानी अगर आप हमारी किसी भी ऑर्डर की कंप्लाइंस इस कमीशन की नहीं करते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो सिविल अदालत कर शुरू हो सकती है वो है 10, यानी ऑर्डर में हम लिख देते हैं कि 7 डेज़ में आप मालूमात दें, 10 डेज़ में दें, 15 डेज़ में दें। अगर इस दौरान नहीं मिलती तो हमारे पास एक एप्लीकेशन से आपने ईमेल करनी है हमें कि मुझे मालूमात नहीं दी, इस इदारे ने ये मालूमात नहीं दी। उसके बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, फिर कंटेम्प्ट के अंदर पीनल जो इसके अंदर क्लॉजेज हैं वो बड़ी सख्त हैं, जिसमें आप 2 साल तक सजा दे सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, उनकी जो है 15 दिन से लेकर 3 महीने तक सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। 2 साल की सजा, 2 साल की नॉन कंप्लायंस के ऊपर। तो इसी तरीके से आप फाइन भी है, फाइन है 15 दिन से लेकर 3 महीने तक। और इसमें जो अहम उनकी जो सैलरी डिडक्शन होगी वही फाइन होगा जी, वही बात, वो ज़ाहिर है हम अपने ऑर्डर की कॉपी AGPR को भेज देंगे, AGPR जो है वो उनकी तनख्वाह में से डिडक्ट कर लेगा। और इसमें जो अहम तरीन बात ये है कि पब्लिक बॉडीज बाउंड हैं कि वो ग्रेड 19 या उससे अबव का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मुकर्रर करेंगे बतौर PIO हर इदारे में, हर इदारा। इस वक्त तमाम फेडरल के जितने भी इदारे हैं ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हैं, उनमें ग्रेड 19 एंड अबव PIO मुकर्रर है जी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ही इज़ बाउंड के वो हमारी अदालत के अंदर आएँ और मालूमात दें। अगर वो खुद नहीं आ सकते कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पेश करें या कोई अपना लॉयर लेकर आएँ। तो इस वक्त देखें हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी केसेस चल रहे हैं। अक्सर सरकारी इदारे ये जवाब देते हैं कि कौमी मफाद में
इन द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा सकती। तो ये कौन डिसाइड करेगा? एक सेक्शन ऑफिसर, एक डिप्टी सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक नहीं की जा सकती, अगरचे कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक करने की है। जी जी, तो इसमें बड़ी आपने अहम सवाल किया। पहली बात तो ये कि जो मालूमात कोई मिनिस्ट्री नहीं देना चाहती या कोई छुपाना चाहती है, छुपाना चाहती है, वो समझती है कि ये मालूमात जो है डेंजर टू लाइफ है, इसके अंदर प्राइवेसी जो है मुतासिर हो रही है, एग्जेम्पशन सीख करती है। उस एग्जेम्पशन के अंदर भी इंचार्ज मिनिस्टर जो है कंसर्न मिनिस्ट्री का उन डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड डिक्लेयर करेगा, क्लासिफाइड डिक्लेयर करेगा और क्लासिफाइड की रीजनिंग देगा, वैलिड रीजनिंग होगी हमारे पास, वो फिर डॉक्यूमेंट्स उनके आएंगे, मिनिस्टर का डिसीजन आएगा विद रीजनिंग, प्रोसीजर है, पूरा एक तरीका कार है। फिर उसके बाद जो है आप उसको जो है फिर भी आप डिटरमाइन करेंगे कि आइदर इट फॉल्स इन दी क्लासिफिकेशन और नॉट। और इसी तरीके से जो आपने बात की कि पाकिस्तान की कौमी सलामती, इसके प्रीएम्बल में भी मौजूद है और इस एक्ट में भी वाज़ेह मौजूद है, अफवाज पाकिस्तान की हसास मालूमात और इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुतालिक मालूमात, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। अब जाहिर है कि जिस वक्त आपके पास वो केस आता है तो हम अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि ज़ाहिर है हम ये देखेंगे दरखास्त गुजार अगर आ गया तो 19A की कॉन्टिन्यूशन में एक्ट बना, इसका मिसयूज़ कहीं ना हो। हमारा मकसद ये है कि लोगों को मालूमात की फराहमी हो, मालूमात की रसाई हो और उससे वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। लेकिन अगर ज़ाहिर कौमी सलामती का मामला होगा तो उसको ज़ाहिर वो अलग है। हाँ, ज़ाहिर है। इसमें एक चीज़ आजकल आपने देखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहुत उसका चर्चा है, बहुत डिस्कस हो रहा है। और रिसेंटली जो प्रेसिडेंट साहब के यहाँ भी इसकी कंट्रोवर्सी है कि आया उन्होंने साइन किए नहीं किए। कुछ ये बताइए कि इत्तलात तक रसाई में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून कितना रुकावट है और कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है? जी, क्योंकि अक्सर हुकाम तो यही कहते हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये कॉन्फिडेंशियल है। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेशक एक कानून बना, लेकिन इसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इस एक्ट को तमाम कवानीन पर ओवर राइडिंग इफेक्ट है। ओवर राइडिंग इफेक्ट है, यानी नैब वाले अक्सर आते हैं, वो एग्जेम्पशन सीख करते हैं, तो जब हम उन्हें बताते हैं कि भाई इसको पढ़ें, इसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने बताया कि जो सीक्रेट आपका दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल ऊपर दस्तावेज पे लिखा होता है। अब सीक्रेट एक्ट है, अब सीक्रेट एक्ट के अंदर जाहिर है हल मालूमात सीक्रेट हो नहीं सकती। जिस तरीके से मरासला आया कि दो मुमालिक के सफारती ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता था, तो जाहिर है अगर साइफर का हवाला आप साइफर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से कोई और ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान है। अब एक आम अगर एक आम शहरी, इवन के आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से पावर डिवीजन के अंदर बहुत सारे पावर डिवीजन के एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पावर कंपनीज को हायर किया हुआ है, मुख्तलिफ उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसमें अगर आकर हम ये कहते हैं कि भाई हम ये रेट जो दे रहे हैं बिजली का, ये नेपरा ने रेट डिटरमिन किया हुआ है, और अगर ये जो शहरी कहता है कि मुझे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जाए, उस मायदे की कॉपी दी जाए, तो वो बताते हैं कि जब कॉपी आपको देने को तैयार है, आप पढ़ लें, लेकिन इससे जो है जाहिर है हमारा एतमाद उस मुल्क पे ख़त्म होगा, तो ज़ाहिर है फिर हम अपना माइंड खुद अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये ना इस कानून को कमज़ोर कर सकता है और ना ही एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमज़ोर नहीं कर बिल्कुल भी नहीं, और ना ही आप उसका सहारा लेकर आप ये कह सकते। अब ये हमारे ऊपर मुनसर है कि अगर हम यानी वो कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इवन के मैं तो आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लोगों की दरखास्तें हमारे पास पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मौजूद जज साहब ने एक दरखास्त पे स्टे दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट द पब्लिक बॉडी। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट द पब्लिक, हालांकि उसको फंडिंग फेडरल बजट के तहत मिलती है। तमाम जजेस जो है वो फेडरल बजट से तनख्वाह लेते हैं। सेक्रेटरी कानून एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सेक्रेटरी कानून के मातहत हैं। भारत के जैसे मैं आपको बताया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट्स अ पब्लिक बॉडी, तो उसमें से है, लेकिन हम आपको तो महदूद वसाइल हैं इदारे के पास। कई इदारे जो हैं वो जवाब नहीं देते और एक ट्रेंड बन चुका है कि जवाब नहीं देना। यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब से पूछेंगे कि तोशा खाना केस में क्या तहलका खेज़ इंफॉर्मेशन किस तरह सामने निकली और कैसे सामने आई। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। हुज़ैफ़ा रहमान साहब एक इंतहाई अहम तरीन शोबा है, वो है तोशा खाना, और आज तक पाकिस्तानी अवाम को नहीं था पता कि तोशा खाना क्या है, इसमें गिफ्ट्स की क्या तफसीलात हैं, किसने गिफ्ट्स रख लिए, किसने जो है वो वापस कर दिए। तो इसमें सुनने में ये आया कि आप ही बताएंगे कि तोशा खाना की जो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने में
इंफॉर्मेशन कमीशन ने कलीदी किरदार अदा किया और इस हवाले से एक सहाफ़ी की एप्लीकेशन आई, एक क्वेरी आई, एक सवाल आया। कुछ ये बताइएगा कि ये पब्लिक कैसे हुई, चूँकि ये एक इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि किस किस हुक्मरान और वज़ीर आज़म ने अपने गैर मुल्की दौरे के दौरान कौन से तहाइफ लिए, कौन से वापस किए। तो इस हवाले से बताइएगा कि जब कैबिनेट डिवीज़न को आपने अप्रोच किया तो इनिशियली उनका जवाब क्या था? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा हसास मौजू है ये और इस पे एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा भी हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान साहब जो जेल में हैं वो इसी हमारे ऑर्डर की बदौलत है, इसी ऑर्डर की बदौलत इसकी कंटिन्यूएशन हुई, इन्फॉर्मेशन लीक हुई, पता चली कि घड़ी बेच दी गई। जी वो आपने बात की, इस दुनिया में इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन है ना जी। ये घड़ी बेचने की इन्फॉर्मेशन आप ही के इससे निकली। ये तोशा खाना से की जो हमारा ऑर्डर था उसने पब्लिक करवाई। बेसिकली ये हुआ ये कि राना इब्रार एक जर्नलिस्ट हैं, वो कई अरसे से कैबिनेट डिवीजन को रुजू कर रहे थे कि जो मुझे तोशा खाना की तफसीलात दी जाए, तमाम तहाइफ की। हाँ। तमाम तहाइफ की। और कैबिनेट डिवीजन जो है वो उनकी दरख्वास्त पर कोई भी फैसला नहीं कर रहा था, उसको डिले कर रहा था। ये तो भी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जी उन्होंने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसमें मौजूद है कि पहले आप जो है प्रिंसिपल जो इदारा है उसमें रजू करेंगे, अगर वो आपको नहीं देगा फिर आप विद इन 30 डेज जो है वो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन पहले कैबिनेट डिवीजन को रजू किया। उस वक्त अहमद नवाज सुखेरा व सेक्रेटरी कैबिनेट, वो बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे। इवन के उन्होंने मालूमात नहीं दी, आपको पता है कि वो मालूमात नहीं दी। तो हमारे पास ये आए और हमसे पहले जो कमीशन मौजूद था उन्होंने इस मामले को टेकअप किया, ठीक, और बाकायदा इसकी फिर उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की और एक ऐसी स्टेज आई कि कैबिनेट ने इसके ऊपर डिसीजन कर लिया कि मालूमात क्लासीफाइड है और वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया कि ये तोशा खाना की मालूमात क्लासीफाइड है, खुफिया है और ये पब्लिक नहीं की जा सकती। चूँकि खान साहब को अंदाज़ा था शायद कि जो मालूमात उन्होंने किया, उन्होंने ही किया। तो फिर हमारी जो इदारा है पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन, मुझसे पहले जो कमिश्नर साहिबान थे उन्होंने कैबिनेट के डिसीजन को ओवरराइड किया और उन्होंने फिर उसमें ऑर्डर किया कि तमाम तोशा खाना की मालूमात जो कि राना इब्रार की दरख्वास्त में मौजूद है उसको पब्लिक किया जाए। और उसके बाद कैबिनेट ने उस फैसले में अमल नहीं किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। कमीशन ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। जो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का पूछ रहे थे, जी। तो अहमद नवाज सुखेरा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई जिसमें उनकी 15 दिन की तनख्वाह सरेंडर करवाई इस कमीशन ने। कमाल है। और इन्होंने फिर भी मालूमात सेक्रेटरी की तनख्वाह जो है वो 15 दिन की सरेंडर करवाई, लेकिन कैबिनेट को फिर भी आराम नहीं आया। उन्होंने मालूमात देने से फिर भी, चूंकि उन्हें अंदाजा था कि इतना हसास मामला है, फिर कैबिनेट इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन के फैसले को वैलिडेट किया और यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वैलिडेशन के बाद मालूमात कैबिनेट को देना पड़ी। वो जो लिस्ट सामने आई जिसमें तमाम तफसीलात थी, वो मालूमात सारी पब्लिक हुई और उसके बाद फिर आपको रेस्ट हिस्ट्री किस तरीके से खान साहब की घड़ी का मामला सामने आया, देन फिर FIA ने उस केस को टेकअप किया, देन उसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई, आज वो सज़ा काट रहे हैं। तो ये बेसिकली तोशा खाना की जो लैंडमार्क जजमेंट थी उसमें कोई शक नहीं कि उस अनर्थिंग में जो मेन रोल था वो उस जर्नलिस्ट का था, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये इदारा जो है अगर ये मौजूद ना होता तो मेरे ख्याल मुमकिन ना होता। तो वो जो कैबिनेट ने डिसीजन कर लिया था उस डिसीजन की ना ही कॉपी मिलती जर्नलिस्ट को, इवन के वो 2 साल तक कॉपी के लिए रहता और इस दौरान कोई और हुकूमत आ जाती, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वही खुफिया ही रहते और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी टेकअप करती ना करती। जब हमारा फैसला जो है वो एक ओपन एंड शट केस के तौर पे सामने पड़ा हुआ था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक आसान हो गया कि उस फैसले को वैलिडेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने देखा कि तोशा खाना की मालूमात 2003 से पब्लिक हुई और 2003 से, हाँ जी, और अब उससे पहले की, और अब हमारे पास जो मामला चल रहा है वो 1947 से पब्लिक किया जाए और हमारी क्वेरी आ चुकी है, दरख्वास्त आ चुकी है जी। और हमारी पूरी कोशिश है कि 1947 से whosoever the prime minister or president of this country, हाँ यानी कोई भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा तो मालूमात पब्लिक होनी चाहिए, मिर्जा हो, जनरल याहिया हो, चाहे अयूब खान हो। हमें बेसिकली देखें ना, जब हम केस सुन रहे होते हैं यकीन करें कि आप हैरान होंगे कि हमारे ऊपर अगर कोई चेक एंड बैलेंस थोड़ा बहुत आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो है नेशनल असेंबली का, पार्लियामेंट का ओवरसाइट, एक सबसे सुप्रीम इदारा है। अभी हमने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के खिलाफ स्टार्ट की हुई है, उन्होंने एक जजमेंट किया और आपकी सादिया मजहर साहिबा की एक दरखास्त थी जिसकी कंप्लायंस नहीं हुई, उस पर हमने उन्हें कंटेम्प्ट जारी की। तो उन्हें असेंबली से कोई मालूमात दरकार थी? उन्होंने असेंबली से कुछ मालूमात, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सादिया मजहर बहुत माशाल्लाह एक्टिव रोल प्ले करती हैं, बहुत अहम हसास मौजूआत पर आती हैं, हालांकि उनकी दरखास्तों को हम बड़ा एनालाइज करते हैं, कोई ऐसी नहीं होती कोई ज़ाती नौयत की हो,
वो हमेशा कोशिश करती हैं कि मैं मालूमात लूँ और वो उसको फिर किसी जगह पर ज़ाहिर पब्लिक किया जाए और वो लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके से हमने वो मालूमात जो है उसमें सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट का नोटिस सर्व जी 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 चेयरमैन सेनेट की भी इसी सेक्रेटरी सेनेट को भी हमने कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व किया हुआ है इसमें। तो मसले कि हम इस चीज़ से कतई नज़र हमारा काम है जी इंसाफ फराहम करना। अगर अल्लाह ताला ने पोजीशन दी है तो हाँ ज़ाहिर रोज़े क़यामत इस पर हमने जवाब देना है कि जो भी बेहतरीन से बेहतरीन हो। ज़ाहिर एज अ लॉयर भी मैं देखता हूँ हमारे पास लॉयर पेश होते हैं, हमारा काम है उन्हें इज्जत भी दें, लेकिन मकसद है कि हमने वो करना है जो एक मेरिट मांगता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी इदारों में कोई माइंडसेट तब्दील हुआ इस इतना आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, वार्निंग्स, तमाम तर चीज़ें तोशा खाना ने तो जिसे कहते हैं तहलका.com कर दिया बिल्कुल। ये सर इतना इसके बाद कोई कल्चर तब्दील हुआ सरकार में? बिल्कुल इतना चेंज हुआ। पाकिस्तान में आपको पता है कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में 12 सर्विस ग्रुप हैं। पीएस और पीएसपी जो हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान समझते हैं हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस वाले उन्हें भी लिफ्ट नहीं कराते। फॉरेन ऑफिस वाले उन्हें भी नहीं लिफ्ट कराते कि पीएस वालों को अगर उनसे काम पड़ जाए, कोई डिप्लोमेटिक नोट निकलवाना हो, कोई वीजा करना हो, तो वो उन्हें लिफ्ट नहीं देते। आप फॉरेन ऑफिस आपने जाना है, पहले आपका नाम नोट होकर आएगा, फिर आप अंदर जाएंगे। उसके बगैर एंट्री नामुमकिन है। एग्जैक्टली जब हमने फॉरेन ऑफिस के खिलाफ केसेस को परसू किया और उसमें हमने ऑर्डर्स पास किए, तो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स उसके ऊपर उनकी जो है सामने आ गया, भौचाल आ गया, उनके इदारे में भौचाल आ गया। भाई कौन सा इदारा है? तो उनका बाकायदा एडिशनल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन टू फॉरेन ऑफिस हमारे पास स्पेशल आई, तो हमने उन्हें समझाया कि भाई शायद कल आपको भी जरूरत पड़े इन मालूमात की जब आप रिटायर हो जाएं। तो मकसद ये कि अगर एक इंटेंशन एप्लीकेंट की दुरुस्त है तो दफ्तर खारजा से किस किस्म की मालूमात दरकार थी? देखिए दरखास्त गुजार को जो हमारे पास आते हैं जर्नलिस्ट, एजाज सैयद साहब की एक दरखास्त लगी हुई है हमारे पास, केस है उसमें हमने फाइनल ऑर्डर पास किया हुआ है फॉरेन ऑफिस से मुतालिक। उसमें वो टेक्निकल चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें वाकई वजारत खारजा का मौक़िफ़ ठीक होता है कि जी लेट से अगर आपने कोई डोजियर जारी किया किसी भारतीय हाई कमीशन को बुलाकर या ब्रिटिश हाई कमीशन को बुलाकर, तो अगर उसको हम पब्लिक कर देंगे तो कल वो अखबारों की शायद सुर्खी होगा और इसमें दो ममालिक के ताल्लुकात में फ़र्क आ सकता है। तो उसमें ज़ाहिर हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर जुडिशियल माइंड भी आपने अप्लाई करना होता है, उसमें फिर हम एग्जाम्पशन उन्हें दे देते हैं। तो दफ्तर खारजा में भूचाल आ चुका है, लेकिन दफ्तर खारजा की कंप्लायंस के लेवल है कि उनके एक कॉमनर है 34th कॉमन से, एक ऑफिसर है उनके, वो फॉरेन सर्विस से हैं, वो हर पेशी पर आते हैं, हर पेशी पर ताउन करते हैं। बाकी देखें जी मालूमात के हवाले से अगर वो नहीं दे सकते, उनका राइट है वो उसको कंटेस्ट करें, लेकिन आपने देखा थी इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन इवन के हाँ आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम के जाने से एक दिन पहले हाँ जी पीएम के एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पेश हुए और कोई मालूमात से मुतालिक मामला था, वो मालूमात लेकर आए, उन्होंने कहा जी आप इसको खुद पढ़ लें कि आप समझते हैं कि इसको पब्लिक करना चाहिए या नहीं। वो ज़रा फिर हमने जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देख लेते, लेकिन बात है कंप्लाइंस की सिर्फ कंप्लाइंस। लेकिन जितनी इसकी अवेयरनेस होगी, आज आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक्ट बनाना तो ठीक है बहुत बड़ा काम था, लेकिन इसकी अवेयरनेस के हवाले से काम करना ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप जरा अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसका जितना भी फायदा होगा ज़रा उसमें पूरा क्रेडिट आपको भी जाएगा। बहुत जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक इंतहाई अहम तरीन इशू है कि डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान के ऊपर है, आखिर क्यों और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। और जब भी डॉलर की ऊंची उड़ान होती है तो ये इसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। आपका इंपोर्ट का बिल, आपके कर्ज़ों की अदायगी ख़ास तौर पे, वो उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तर चीज़ें बदल जाती हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज पाकिस्तान के सदर हैं। मलिक बोस्तान साहब, प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद कहते हैं। ये मुख्तसरन बताइए कि चंद हफ्ते पहले डॉलर की कीमत खासी नीचे आ चुकी थी और जब से IMF की जानिब से पैसे रिलीज़ हुए हुकूमत पाकिस्तान को, तो ये कहा जा रहा था कि डॉलर रुपये की जो पैरिटी है वो अब उसमें स्टेबिलिटी आएगी और डॉलर मज़ीद ऊंचा नहीं होगा। अब ऑल ऑफ ए सडन आज जिसे कहते हैं ओपन मार्केट में तकरीबन कम व बेश 315-16 रुपये पे पहुंच गया है। तो ये क्या वजह है? ये डॉलर कहाँ चला जाता है और ये बढ़ने की क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो मैं समझो निगरान हुकूमत है जो निगरानी ठीक ही नहीं कर पा रही और डॉलर जो है उनके काबू से बाहर हो गया। जब से डॉलर साहब गए हैं वो चेक एंड बैलेंस रखते थे और डॉलर के जिनको उन्होंने काबू किया वो तो जिन
लेकिन इन्होंने IMF से मायदे ही ऐसा कर लिया है कि वो अब इनके गले पड़ गए। वजह क्या हाथों उसकी बांध वजाहत दिए। फरमाइए ना, निगरान हुकूमत तो अभी उसका आई है। ये IMF पहले ये होता था कि इंटर बैंक मार्केट के ड्राइव करता था, मार्केट उसको फॉलो करती थी। ट्रू। अब उन्होंने शर्त रखी कि जो मार्केट का रेट होगा इंटर बैंक उसको फॉलो करेगा, और जो मार्केट का रेट होगा इंटर बैंक उसे फॉलो करेगा। हाँ फॉलो करेगा। तो मार्केट का रेट कौन डिटरमिन करता है? ये तो मार्केट में मतलब जो आज Dealers होता है हैं। कि हमारा जो मार्केट का कोई छोटा सा वॉल्यूम 10% टोटल वॉल्यूम है, तो ये तो देती है 10% की मार्केट को 90% की मार्केट के पीछे लगा देना। ये बहुत ये हमारी मतलब बेवकूफ़ी है, कमकली कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वक्त मिल नहीं रहे थे डॉलर, तो डॉलर लेना IMF को मैदा करना बड़ा जरूरी हो गया था। हुकूमत ने चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी, हमने मैदा ये करने हैं। और जब मैदा हुआ तो आपने देखा डॉलर का रेट 320 से कम हो गया, 270 तक चला गया, और लोगों का ख्याल था फंड आएंगे तो डॉलर का रेट और गिरेगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया, यूं हो गया। यूं ही फंड मिल गए और उसके बाद डॉलर का जो रेट जो है इंटर बैंक में 20 रुपये एक दिन में उन्होंने बढ़ा दिए। 270 का हमने 4 जुलाई को 270 था, और अगले दिन उन्होंने 10 रुपये बढ़ाया, फिर 10 रुपये बढ़ाया, और उसके बाद मुसलसल 2-2 रुपये करके बढ़ा रहे। जब से ये हुकूमत आई है इंटर बैंक डेली बढ़ रहे हैं। और उसमें कल आप मेरा ख्याल स्टेटमेंट भी थी इश्तियाक बेग साहब, जैसा रहमान साहब को पता है, इनका भी कॉलम साथ ही साथ था मेरे ख्याल है। तो वो उन्होंने कहा इश्तियाक बेग साहब में डॉलर जो है IMF की शर्त है, उन्होंने ये लिखा कि शर्त है कि वो डॉलर का रेट 330 तक चला जाएगा। तो उसने कहते जल्दी पे तेल का काम किया, और डॉलर का फिर लोगों ने बड़े धड़े में पैमाने में खरीदना शुरू कर दिया, 330 को पीछे। बिल्कुल उज़ैफ़ा साहब से पूछते हैं। उज़ैफ़ा साहब, असल कहानी क्या है? ये कह रहे हैं कि मार्केट डिटर्मिन करती है, फिर साथ ये कह रहे हैं कि 10% है मार्केट का शेयर, तो फिर ये कौन इसको डिटर्मिन करता है कि मुसलसल ये इस वक्त 300 से ऊपर चला गया है? बड़ी तादाद में तलबा मुल्क से बाहर जाते हैं, लोग हज उम्रा और ज़ियारात के लिए जाते हैं, उन्हें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, हेल्थ सर्विसेज के लिए लोग बाहर जाते हैं, और फिर हमारी अदायगियाँ सबसे बड़ी बात यह है। तो ये जो पुरस्कार कहानी है क्या डॉलर की? जी बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम मौजू को आपने आज उजागर किया है, और लकीली इस मौजू पे ज़ाहिर है मैं आपको पता है कि रेगुलर कॉलमिस्ट हूँ, इस पर मैं बहुत स्टडी भी की है। अहम बात तो ये कि इस मामले को समझने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि मुझे अगर आप 2 से 3 मिनट देंगे, मैं इंतहाई इख्तिसार से आपको बयान करूँगा कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ट्रू। यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो जहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, वहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमिक फिगर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स अप्लाई नहीं होते। वहाँ आप देखते हैं जिस तरीके से रियासत टैक्स की कलेक्शन आपसे इनडायरेक्टली कर रही होती है, कभी टूल प्लाजा की मद में, कभी पेट्रोल की मद में, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चीजें हो रही हैं। इसी तरीके से डॉलर को भी आपने जब इसको एड्रेस करना है, आपने ये देखना है कि भी ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर, यही असल इशू है। अहम बात यह है कि डॉलर ना ये स्मगलिंग की वजह से ऊपर जा रहा, अहम वजह यह है कि एक आम आदमी, यानी जिसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, उसको ये बात समझ आ गई कि मैंने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री कोई बड़ी है नहीं, बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी, लोगों ने कहा कि हमने इसमें भी सरमायाकारी नहीं करनी, सरमायाकारी हमने करनी है डॉलर और गोल्ड में। डॉलर और गोल्ड एक ही चीज है, मगर उसने सरमायाकारी जब इसमें शुरू की, उसको इसमें छक्के लगे, यानी प्रॉफिट ज्यादा मिला तो डॉलर ज्यादा खरीद लिया। इवन के बैंकों ने शरह सूद 22% तक ले गए, यानी 1 लाख के पीछे आपको तकरीबन 2 लाख रुपए तक जो है बैंक, 1 करोड़ के पीछे 2,20,000, अगर आप उसका टैक्स निकालते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको 1 करोड़ के पीछे मिल सकता है। लेकिन लोगों ने उसके बजाय, क्योंकि बैठे बैठे जिस बंदे ने पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते हुए 2,21,000 रुपए पर 10 करोड़ रुपए का सोना लिया था, आज बैठे बैठे उसे 1.5 करोड़ का फायदा हो गया। डॉलर उसने लिया हुआ था, डॉलर और तो सोना, वो जारी बात है, वही मेंटेन किया। अब इसमें जो एड्रेस करने वाली है, इसमें गवर्नर स्टेट बैंक या वजीर खजाना का काम नहीं है, इसमें पूरी स्टेट का काम है कि ये अवेयरनेस दे और ये एतमाद दे कि लोग दोबारा अपनी सरमायाकारी रियल स्टेट की तरफ, कारोबार की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेकर आए। लोगों को एक लत लग गई है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते 5 या 6 महीने के लिए और ये 40-50 रुपए नीचे आ जाता तो लोगों का एक दफा एतमाद उठता। जिस दिन एतमाद उठेगा और आपके पाकिस्तान के जो लॉकर्स में डॉलर्स और गोल्ड पड़ा हुआ है मार्केट में आएगा, वो बिकना शुरू होगा, लोगों की देखिए मिथ टूट जाएगी। इस आपकी रियासत के बारे में क्यों सागदार कहता था कि ये दिवालिया नहीं हो सकती, क्योंकि दिवालिया कभी भी हुकूमत नहीं होती, दिवालिया मुल्क होता है, और आपकी आवाम के पास इतना पैसे का दिवालिया नहीं हो सकते, डॉलर मौजूद है। तो एक आपको जो अवेयरनेस देने वाली चीज थी, मैंने ये बात हुकूमत के अरबाब अख्तियार से भी की कि भी अगर आपने एमएसटी भी कोई देनी है, सिर्फ एक चीज पे एमएसटी दें
कि जो बंदा जिसके पास जितने डॉलर्स हैं अगर वो बैंक में डाल दे वो अपने हम उससे कोई टैक्स नहीं लेते, वो डिक्लेयर सिर्फ कर दे। कम है ये एमनेस्टी का ऑप्शन है, मतलब ये अगर हो जाए तो उसमें नहीं, उसमें हम देखें सिर्फ आप शिकी यही रखें कि डॉलर और गोल्ड जिसके पास है अगर वो डिक्लेयर करता है और वो सिर्फ अपने कमर्शियल बैंक्स में रख लेता है, लेकिन जब कमर्शियल बैंक्स में आपके पास डॉलर की बहुतात आएगी, आपके रिजर्व ऊपर जाएंगे, शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रियासत पाकिस्तान के पास पैसा होगा। जब आप एवेल्युएट करेंगे रुपए को, रुपया ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा। आप एमएसटी के नाम पर टैक्स कलेक्ट करते हैं 100 अरब रुपए, लेकिन अगर आप ये काम कर लें तो आपकी रियासत को बेनिफिट हो जाएगा 1000 अरब का। ये टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल अंदाज में मामला। बिल्कुल जी जी नाज़रीन, ये बिल्कुल इस वक्त जो डॉलर और जो गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें वो कम हो सकती हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान एक एमनेस्टी दे और आम आवाम के पास लॉकर्स में जितना भी गोल्ड और जितने भी डॉलर्स हैं वो अगर डिक्लेयर कर दिए जाएं तो ये सारा क्राइसिस जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो सकता है। हुज़ैफ़ा रिवान साहब, आपने मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि डॉलर के हवाले से जो इंतहाई अहम तरीन सवालात थे उनका आपने जवाब दिया। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।